नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी, जिसका आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। परसों हमने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं और नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। राजकीय केंद्र यह दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। इसमें 60 से भी अधिक मंदिर पाए गए हैं, अर्थात राजकीय केंद्र में भी 60 से अधिक मंदिर हैं, किंतु धार्मिक केंद्र में जो मंदिर हैं वह राजकीय केंद्र के मंदिरों से अलग हैं। लगभग अर्थात राजकीय केंद्र में लगभग 30 संरचनाएं पाई गई है। कितनी संरचनाएं? 30 संरचनाएं, जिनका पहचान महलों के रूप में किया गया है। लेकिन इतिहासकार केवल और केवल इनका अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि यह किसी महल के रूप में प्रयोग होते थे। यह बड़ी संरचनाएं थी, अर्थात जिनका अनुमान महलों के रूप में किया गया है, वह बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं थी जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं है। और इन महलों और मंदिरों के बीच में मुख्य अंतर यह था कि मंदिर राजगीर से निर्मित थे, जबकि महलों का निर्माण धर्मेतर भवनों की अधिरचना या विकारी वस्तुओं से की गई थी, अर्थात विकारी पत्थरों से महलों की रचना की गई थी। विजय का भवन। पेश ने विजय के भवन की निम्न प्रकार से वर्णन किया है। पेश ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बे के संयुक्त रूप को विजय के भवन की संज्ञा दी और उसने निम्न प्रकार से वर्णन किया। इसमें दो मंच हैं। एक कपड़े से निर्मित कक्ष है। कक्ष में मूर्ति की पूजा की जाती है, अर्थात जो कपड़े से निर्मित कक्ष है उसमें एक मूर्ति की पूजा की जाती है, और वहाँ पर बीच में एक चबूतरा भी है जिस पर राज्य का सिंहासन रखा हुआ है, और राज्य का सिंहासन का प्रतीक चिन्ह था मुकुट और राजकीय पायल। महानवमी डिब्बा है, वो राजा के भवन में पाया जाता था। अब महानवमी डिब्बा। राजा के भवन में दो प्रभावशाली मंच मिले हैं, जो सभा मंडप और महानवमी डिब्बा है। अब देखिए, महानवमी डिब्बे से संबंधित जो भी अनुष्ठान या त्योहार थे वो सितंबर तथा अक्टूबर के मध्य में मनाए जाते थे। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर महानवमी डिब्बा स्थित था। यह एक विशालकाय मंच था, अर्थात एक बहुत बड़ा मंच था जो लगभग 1000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक था। अनुष्ठान सितंबर तथा अक्टूबर के मध्य में महानवमी डिब्बे से संबंधित अनुष्ठानों को पूरा किया जाता था। इसमें मनाए जाने वाले त्यौहार दशहरा, जो उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, दुर्गा पूजा जो बंगाल से संबंधित है, नवरात्रि तथा महानवमी जो पारदीपीय भारत में सबसे प्रसिद्ध है। महानवमी का अर्थ है महान नवो दिवस। धर्मानुष्ठान। महानवमी डिब्बे अर्थात सितंबर और अक्टूबर के मध्य में महानवमी डिब्बे के चारों तरफ होने वाले धर्मानुष्ठान निम्न प्रकार से थे। मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, भैंसों राज्य के अश्व की पूजा, भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि। प्रमुख आकर्षण। महानवमी डिब्बे से संबंधित प्रमुख आकर्षण नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा, साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, और राजा और उसके अतिथियों को नायकों द्वारा तथा उसके अधीन जो भी राजा थे उनके द्वारा उनको उपहार देना। अर्थात महानवमी डिब्बे में एक बहुत ही अधिक विशालकाय त्योहार या उत्सव का आयोजन होता था, जिसमें राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, जिसमें उनके नायक और उनके अधीन सभी राजा सितंबर से अक्टूबर के मध्य में होने वाले त्योहारों में राय के सामने प्रस्तुत होते थे और उनको उपहार प्रदान करते थे। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन
सबसे सुंदर भवनों में से एक है लोटस कमल महल, जिसका महल होना प्रमाणिक नहीं है, किंतु 19वीं शताब्दी में आए अंग्रेज यात्रियों ने इसका नाम लोटस महल रखा। इसका प्रयोग किस कार्य के लिए होता था उसकी अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है, लेकिन मैकेंजी के द्वारा बनाए गए मानचित्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि इसका प्रयोग राजा के परामर्शदाताओं से मिलने के लिए होता था। अब राजकीय भवन में एक हजाराराम मंदिर भी मिला है, जिसका संभवतः प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा किया जाता होगा। इसकी आंतरिक दीवारों पर रामायण से लिए गए दृश्यांश भी उत्कीर्णित हैं। धार्मिक केंद्र राजधानी का चयन तुंगभद्रा नदी के उत्तरी भाग पर स्थित शहर के चट्टानी भाग या पहाड़ियों को रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि तुंगभद्रा नदी के उत्तरी भाग में जो चट्टानी भाग है उसका वर्णन रामायण में सुग्रीव और बाली के राज्य किष्किंधा की रक्षा करने के लिए होता होगा। और एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इन्हीं पहाड़ियों में पंपा देवी ने, जो यहाँ की मातृ देवी थी, ने विरूपाक्ष, जो इस साम्राज्य के संरक्षण देवता थे, उनका प्रतीक चिन्ह मुर्गा है और यह शिव के ही एक रूप माने जाते हैं, जिनसे विवाह करने के लिए यह इन्हीं पहाड़ियों में कठिन तपस्या की थी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण का प्रमुख कारण स्वयं को देवताओं के साथ जोड़ना था, और यही मंदिर एक शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी थे। यह धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे थे। यहाँ के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा भी करते थे। इसी कारण वे अपने द्वारा दिए गए आदेशों में कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द का प्रयोग करते थे, और देवताओं के साथ गहन संबंध के संकेत के रूप में हिंदू सुरतराणा का विरुद्ध भी धारण अर्थात उपाधि भी धारण करते थे। हिंदू सुरतराणा की उपाधि धारण करते थे कौन? विजयनगर के साम्राज्य के शासक। हिंदू सुरतराणा एक अरबी शब्द सुल्तान से बना है, जिसका अर्थ है राजा, और इसका संस्कृत में अनुवाद हिंदू सुरतराणा होता है, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ हिंदू सुल्तान है। गोपुरम और मंडप की विशेषताएं। गोपुरम और मंडप राजकीय सत्ता के द्योतक थे। राय गोपुरम जो एक राजकीय प्रवेश द्वार थे। गोपुरम क्या थे? एक राजकीय प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार का कार्य क्या था? दुर्ग को मुख्य सड़क से जोड़ना। यह लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत दे देते थे, और यह दीवारों को अपने सामने बौना प्रकट करते थे। ये इतने बड़े बड़े गोपुरम थे। दो मंदिर, अब हम आगे चल के दो मंदिर का वर्णन करने वाले हैं। एक विरूपाक्ष और दूसरा है विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर है वो 9वीं और 10वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है, किंतु इसका सर्वाधिक विकास विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ के समय से होना प्रारंभ हुआ था। और यह मुख्य मंदिर और इसके सामने का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय द्वारा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया गया था। और पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी इस मंदिर के पूर्व में जो गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार बनाया गया है, उसका निर्माण भी कृष्णदेवराय द्वारा किया गया है। मंदिरों में कई सभागार अर्थात सभागार का प्रयोग यहाँ पर होने वाले अनुष्ठानिक कार्यों, नृत्य के लिए, अनाज के भंडारण के लिए भी किया जाता था। सब इन मंदिरों में कई सभागार हैं और गलियारे पाए जाते हैं। विट्ठल मंदिर है वो महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले एक विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं।
महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप माने जाते हैं, विट्ठल स्वामी। इसमें भी कई सभागार और रथ के आकार के अनूठा मंदिर भी है। इसमें क्या है, रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है और इसमें भी कई सभागार पाए गए हैं। चारित्रिक विशेषताएं, इसकी सबसे बड़ी चारित्रिक विशेषता क्या है, तो है रथ की गलियां। इनका फर्श पत्थर से के टुकड़ों से बनाया गया है। रथ की गलियों, चारित्रिक विशेषता रथ की गलियां, इनका फर्श किससे निर्मित है, पत्थर के टुकड़ों से। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। 1976 में हम्पी को एक राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिल गई थी। कब मिली, 1976 में। 1976 यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1976 में हम्पी को एक राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली और विजयनगर के मानचित्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया है और उन्हें वर्णमाला के अक्षरों से उनका नाम दिया गया है, जैसे A, B, C, इस प्रकार से। और इन्हीं वर्गाकार टुकड़ों को और छोटे वर्गाकार टुकड़ों में बांटा गया और इन छोटे वर्गाकार टुकड़ों को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मानचित्र तैयार करना इतिहासकारों या मानचित्रकारों के लिए संभवतः बहुत ही कठिन कार्य रहा होगा। जॉन एम फ्रिटेज, जॉर्ज मिसले तथा MS नागराज राव ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न पंक्तियां लिखी है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक, ब्रैकेट, धरण, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ी। अर्थात जो भी वस्तु नष्ट होने की हो गई या होने वाली थी, उनकी हमें कल्पना ही करनी पड़ी थी। ये कथन किसका है, जॉन एम फ्रिटेज, जॉर्ज मिसले तथा MS नागराज राव का यह कथन है कि हमें विजयनगर साम्राज्य में लकड़ी की वस्तुएं या नष्टशील वस्तुओं की कल्पना ही करनी पड़ी, या जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। अर्थात जो वस्तुएं नष्ट हो गई या तो वह प्लास्टर से सजाई गई थी या संभवतः चटकीले रंगों से भी चित्रित थी। पैसे ने बाजार का सजीव विवरण दिया है और पैसे बाजार का वर्णन करते हुए यह भी कहते हैं कि यहाँ पर माणिक्य, हीरे और पन्ने, मोती, छोटे मोती, वस्त्र, पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर वस्तु विजयनगर के बाजारों में पाई जाती थी। अर्थात विजयनगर के बाजारों में वह सभी वस्तुएं मौजूद थी जो एक बहुमूल्य वस्तु हो सकती हो, जैसे माणिक्य, हीरे, मोती, पन्ने, छोटे मोती, वस्त्र और पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर एक वस्तु विजयनगर के बाजारों में पाई जाती थी। पैसे शहर का वर्णन करते हुए निम्न विवरण देते हैं। यह विश्व का सबसे अच्छे संभरण वाले शहर हैं, जहां पर चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई, जौ तथा रोह तथा सम, मूंग, दाल, काला चना जैसे सभी खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं। फर्नाओ नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जो था 20 नग। कौन सा शब्द, 20 नग। फर्नाओ नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, 20 नग। विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे। यह किसका विवरण है, फर्नाओ नूनीज का। फर्नाओ नूनीज के अनुसार विजयनगर के जो बाजार है वहाँ पर प्रचुर मात्रा में फलों की उपलब्धि थी, बाजारों में मांस भी मिलता था। ये किसका कहना है, फर्नाओ नूनीज का कहना है कि बाजारों में मांस भी मिलता था। भेड़ और बकरी का मांस मिलता था। सुअर का मांस भी मिलता था। मृग मांस अर्थात हिरण का भी मांस वहाँ पर उपलब्ध था। तितर का मांस भी मिलता था। खरगोश का मांस मिलता था। कबूतर का मांस भी मिलता था। बट्टर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे और बिल्लियाँ और छिपकलियाँ बाजार में बिकती भी थी। ये किसका वर्णन है, फर्नाओ नूनीज का। उत्तरों की खोज में प्रश्न। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में जो भी भवन मिले हैं उनसे हमें
किन किन बातों का पता चलता है? तो हमें पता चलता है कि वहाँ की सांस्कृतिक जो परंपरा थी वो दूसरे इलाकों से किस प्रकार भिन्न थी, वहाँ पर किस प्रकार के पदार्थों का निर्माण या वस्तुओं का निर्माण भवनों के लिए हुआ होगा, और इन भवनों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया होगा। कृष्णदेवराय का वर्णन पेश से निम्न प्रकार से करता है कि कृष्णदेवराय मंझले कद के थे, गोरे रंग के थे और उनकी अच्छी कद काठी भी थी, और वह कुछ मोटे थे, और राजा के चेहरे पर अर्थात कृष्णदेवराय के चेहरे पर चकचक के दाग भी थे, और उनकी एक सुंदर प्रतिमा हमें तमिलनाडु के चिदम्बरम नामक मंदिर से मिली है। कहाँ से मिली है? तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर से। हमने मंदिरों का वर्णन पिछली कक्षा में भी किया था, जिसमें हमने 2 मंदिरों को देखा था, जो थे बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में स्थित है, और चणकेश्वर मंदिर जो वल्लूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वल्लूर में। चणकेश्वर मंदिर वल्लूर में। और कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 के मध्य का। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 के मध्य का शासनकाल। और कृष्णदेवराय के मुख्य उपलब्धियां क्या क्या थी? तो इन्होंने 1512 में रायचूर दोआब का क्षेत्र जीता। 1514 में इन्होंने उड़ीसा के गजपति शासकों को बुरी तरीके से पराजित किया, और 1520 में इन्होंने बेहमरी साम्राज्य अर्थात जो भी दक्कन के सुल्तान थे उनको भी पराजित कर दिया था। और इन्होंने नगलपुरम नामक उपनगर का स्थापना की थी। किसके नाम पर? अपनी माता के नाम पर। किसके नाम पर? अपनी माता के नाम पर। निकोलो दे कोंती, यह सभी के सभी विदेशी व्यापारी है। निकोलो दे कोंती 15वीं शताब्दी में भारत आया था, और यह एक इतालवी व्यापारी था। अब्दुल रजाक समरकंदी, यह भी 15वीं शताब्दी में ही भारत आया और एक फारस का राजदूत था। अफनासी निकितीन, यह भी 15वीं शताब्दी में ही भारत आया और एक रूस का व्यापारी था। अब्दुल रजाक समरकंदी सबसे प्रभावित किससे हुआ? तो किलेबंदियों से। और अब्दुल रजाक समरकंदी कहाँ पर आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पर? कालीकट या कोझिकोड। दुआर्तो बारबोसा, ये 16वीं शताब्दी में। निकोलो दे कोंती, अब्दुल रजाक समरकंदी और अफनासी निकितीन, ये 15वीं शताब्दी में आए थे, और संभवतः ये संगम वंश के शासनकाल में ही भारत आए होंगे, अर्थात दक्षिणी भारत में आए होंगे। दुआर्तो बारबोसो 16वीं शताब्दी में भारत आए, और यह संभवतः तुल्लु वंश के शासनकाल में आए होंगे, और तुल्लु वंश के शासनकाल में भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए होंगे। डोमिंगो पेसे, यह भी 16वीं शताब्दी में ही। फर्नाओ नुनीज, यह भी 16वीं शताब्दी में ही। फर्नाओ नुनीज पुर्तगाल का था। कहाँ का? पुर्तगाल का। अब हम देखेंगे काल रेखा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। कब हुई? 1206 में। दिल्ली सल्तनत 1206 में स्थापित हो गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। विजयनगर साम्राज्य 1336 किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा। जौनपुर, कश्मीर और मदुरई की सल्तनतें भी इसी काल में आई थी। कब? 1300 से 1400 ईस्वी के मध्य में जौनपुर, कश्मीर और मदुरई की सल्तनतें भी उदय हुई। बेहमनी राज्य की स्थापना होने लग गई। कब हुई? 1347 में। और किसके द्वारा? हसन मोहम्मद शाह के द्वारा। किसके द्वारा? हसन मोहम्मद शाह के द्वारा। हसन मोहम्मद शाह के द्वारा किसकी स्थापित हुई? हसन मोहम्मद शाह के द्वारा बेहमनी राज्य की स्थापना हुई। उड़ीसा के गजपति, अर्थात यहाँ पर गजों की अधिक उपलब्धता के कारण इनको गजपति शासक भी कहा जाता था, जो कहाँ पे थे? उड़ीसा में थे। इस वंश की स्थापना 1435 में हो गई। कब हो गई? 1435 में। गुजरात और मालवा की सल्तनतें की स्थापना 1400 से 1500 ईस्वी के मध्य हुई थी। कब हुई? 1400 से 1500 ईस्वी के मध्य। गुजरात और मालवा की सल्तनतें। कौन सी सल्तनतें? गुजरात और मालवा की सल्तनतें। अहमदाबाद, बीजापुर और बेरार सल्तनतों का उदय 1490 में, अर्थात अब
बहमनी राज्य टूटकर अहमदनगर, बीजापुर और बेरार सल्तनतों का रूप धारण करने लगा, अर्थात यह विभिन्न भागों में टूटने लगा। कब टूटने लगा? 1490 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 में। और यह अपने साथ में क्या लेके आए? तो फिर बंदूकें अपने साथ में लेके आए। सबसे पहले आने वाला यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा। बहमनी राज्य का विनाश गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518 में हो गया था। गोलकुंडा सल्तनत का उदय कब हुआ? 1518 में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई 1526 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। यह मात्र वंश के द्वारा मंगोल और चगताई मूल के थे और पिता के द्वारा तैमूरी वंश के वंशज थे। बाबर अपने आप को तमूरी कहना अधिक पसंद करता था और मंगोलों को एक बर्बर तथा हिंसक गिरोह के रूप में वर्णन करता था, किंतु इनको मुगल यहाँ आए अंग्रेजों ने नाम दिया, किंतु बाबर अपने स्वयं को तमूरी ही कहना पसंद करता था। कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा 1800 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1800 ईस्वी में। ये एक क्या थे? ब्रिटिश के द्वारा एक अभियंता, सर्वेक्षक, सभी कुछ थे। और इनको 1821 में इनको क्या किया गया? 1821 में इनकी मृत्यु हो गई और इनको 1815 में पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और इनका जन्म 1754 में हुआ था। कब हुआ? 1754 में। अलेक्जेंडर ग्रीनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत, अर्थात इससे पहले किसी ने भी विस्तृत चित्र नहीं लिए थे, अलेक्जेंडर ग्रीनिलो ने सबसे पहले लिए। पुरास्थलों के मंदिरों की दीवारों के अभिलेखों को J.F. फिल्थ द्वारा प्रलेखन आरंभ किया गया। कब किया गया? 1876 में। क्या किया गया? पुरास्थल के मंदिरों की दीवारों के अभिलेखों का J.F. फिल्थ द्वारा प्रलेखन, अर्थात लिखना या उनको समझना, जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य। जॉन मार्शल के अधीन में विजयनगर में संरक्षण का कार्यक्रम 1902 में और हम्पी को यूनेस्को में 1946 में स्थल घोषित किया गया और 1976 में राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल किया गया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।